प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख़बर वो 10,000 पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं जो किर्गिस्तान में मेहमान बनकर इल्म हासिल करने के लिए गए और आज मेज़बानों से ही उन्हें अपनी जान का ख़तरा पड़ गया है। जी हाँ, किर्गिस्तान के कैपिटल सिटी बिश्केक में हज़ारों बैन अल-अक़वामी स्टूडेंट्स वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेशी, मिस्री और इंडियन तालिब इल्म भी मौजूद हैं। 2 रोज़ पहले एक पुरतशद्दुद वीडियो वायरल होती है, जो वीडियो हम देखते हैं जो पिछले दिनों कल से दंगे हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, वो वीडियो ही इन दंगों की बुनियाद बनती है। इस वीडियो में किर्गिस्तानी मकामी लड़के को कुछ मिस्र से आए स्टूडेंट्स मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस ये वीडियो वायरल होने की देर थी कि किर्गिस्तानियों ने हर फॉरेनर को सड़क पर देखते ही मारना शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं, जत्थों के जत्थे हॉस्टल्स और होटल्स में घुस घुस कर खौफनाक तशद्दुद कर रहे हैं। तशद्दुद की ये वीडियोस ने सोशल मीडिया पर एक हैयत तारी कर रखी है। इत्तलात आ रही हैं कि दर्जनों पाकिस्तानी तालिब इल्म वहाँ ज़ख्मी पड़े हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो बाहर जाकर ये सामान ला सकते हैं, ना अपना इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान में इन 10,000 जो तालिब इल्म हैं, इनकी फ़ैमिलीज़ बहुत परेशान हैं। किर्गिस्तान पुलिस इन पर तशद्दुद जत्थों को रोकने में नाकाम हो चुकी है। हत्ता कि वहाँ के फ़ौज भी उन्होंने तलब कर रखी है, लेकिन वो बड़ी शाहराहों पर मौजूद है, जबकि स्टूडेंट्स के जो हॉस्टल्स हैं अंदर गलियों में हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इन वाक़यात का नोटिस तो लिया है और दफ्तर ख़ारजा और वहाँ मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी को हिदायत दी है कि इन स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं। वहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तानी तालिब इल्म को किन चैलेंजेस का, किन मुश्किलात का सामना है और यहाँ पाकिस्तान में उनके ख़ानदान के अफराद पर क्या गुजर रही है, क्या हुकूमत की तरफ से उन फैमिली से कोई रब्ता किया गया है, नहीं किया गया है, उनके बच्चों से बात हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियोज़ में मोहम्मद हुसैन जट साहब हैं। इनके बेटे, आपके बेटे हैं वहाँ पे किर्गिस्तान में, और मेरे साथ स्टूडेंट हैं किर्गिस्तान से कैफ हादी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ज़रा कैफ से पूछ लूँ वहाँ की सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैफ, हालात अब बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं, किस सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं, कोई सूरत हाल थमी या बिल्कुल वैसे ही है? अब हालात जो हैं बाहर हैं वो काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते। हमें जो उन्होंने मना किया हुआ है घरों से बाहर निकलने के लिए, और बाहर पुलिस वगैरह आज उनकी भारी नफरी जो है तैनात की गई है, और हमें लेकिन फिर भी बाहर निकलने से मना किया गया है, क्योंकि जो पुलिस वगैरह है वो सिर्फ रोडों पे है, गलियों में पुलिस वगैरह नहीं है। अगर हम बाहर जाते हैं तो जहाँ के लोकल जो हमारा पीछा करते हैं और हमें तशद्दुद का निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें यही बोला गया कि हम बाहर ना जाएं, तो इसलिए हम जो है ना बाहर नहीं निकल रहे। तकरीबन कल रात से मतलब कि सिर्फ पाकिस्तानी कोई भी इनके हत्थे चढ़ रहा है, किर्गिस्तान के जो लोग हैं उनके हत्थे जो भी चढ़ रहे हैं उनको मचा है, बांग्लादेशी हैं, मिस्री हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, सबके साथ यही सलूक हो रहा है? जी जी बिल्कुल, जो भी उनके हत्थे चढ़ जाए, फॉरनर हो, बस वो उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ की जो इंतज़ामिया है, वहाँ की जो पुलिस है, उनका क्या रोल है इसमें? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस के पास खड़े होकर वो लोकल जो है वो फॉरनर को मार रहे थे, उन पर तशद्दुद कर रहे थे, लेकिन कल पुलिस ने कुछ नहीं किया। आज जो है काफी हद तक बेहतर है। कल रात को इन्हें पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ, उन्हें आर्मी भी बुलाना पड़ी थी और आर्मी ने आगे कुछ बेहतर किया था, और दिन टाइम तो आज कुछ नहीं हुआ। अभी के हालात काफी बेहतर हैं, कुछ ज्यादा मतलब ये नहीं आ रहा कि किसी पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अभी के हालात काफी बेहतर हैं। अच्छा, अब हालात बेहतर हैं? वो तशद्दुद वाला जो सारा मामला है, वहाँ की इंतज़ामिया ने, आप बता रहे हैं कि हालात संभालिए। कहा जा रहा था कि स्टूडेंट्स के पास खाने पीने का सामान और इस तरह की बड़ी मुश्किलात हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, रोड्स पे सिचुएशन नॉर्मल है अब? नहीं, नॉर्मल नहीं है, हम बाहर नहीं निकल सकते। पुलिस तैनात है, पुलिस ने जो यही बोला हुआ है कि बाहर नहीं निकलना हम इसीलिए बाहर नहीं निकल रहे। वो खाना पीना तो हमारे पास तालीमी इदारे बंद हैं कि बस जरूरत का सामान। आज तो वैसे भी जाहिर है हफ्ता है, कल इतवार है, तो कोई अनाउंसमेंट हुई है कि पीर वाले दिन से तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद रहेंगे? अभी तो उन्होंने अनाउंसमेंट ये करा है कि मंडे तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आज भी उन्होंने अनाउंस किया था सुबह के आज यूनिवर्सिटीज क्लोज रहेंगी। मंडे को अब उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अब देखिए मंडे को क्या
नोटिफिकेशन हमें जारी करते हैं। तो पाकिस्तानी एम्बेसी से स्टूडेंट्स का राब्ता हुआ, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से क्या पैगाम मिला है, क्या मैसेज मिला है आप लोगों को? पाकिस्तानी एम्बेसी से कल तो हम राब्ता कर रहे थे, पाकिस्तानी ने हमें किसी तरह का सपोर्ट नहीं करा। और आज आज जो है वो पीछे से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इन्हें प्रेशराइज करा है और यहाँ की गवर्नमेंट ने भी जो है इन्हें प्रेशराइज करा है, तो इसी वजह से पुलिस ने और कुछ पाकिस्तान एम्बेसी ने आज थोड़ा बहुत काम करा है। लेकिन वो जो है कॉल्स अब भी हमारी पिक नहीं कर रहे, हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अगर किसी को मसला है तो वो उन्हें अभी सही तरह से गाइड नहीं कर रहे। क्या ये बात दुरुस्त है कि बहुत से स्टूडेंट्स अब वहां से निकलना चाहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त है, वो चाह रहे हैं कि हम एज सुन एज पॉसिबल इस कंट्री से निकल जाएं। सही है। मेरे साथ स्टूडियोज में मोहम्मद हुसैन जट साहब हैं। आपका एक बेटा है वहाँ? जी मेरा बेटा है वहाँ पे। कितने साल से? ये उसको तीसरा साल है, अभी बशकीक में पढ़ रहा है वहाँ पे। मुझे कल शाम को कुछ 7 बजे के करीब कॉल आई है। उसने कहा है कि बाबा यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हो गए। मतलब उस वक्त तो मुझे ये लग रहा था कि चलें बच्चों की कोई लड़ाई है, स्टूडेंट होते हैं, हम भी स्टूडेंट दौर से गुजरे हैं। मैंने कहा कोई लड़ाई हुई होगी। मैंने उससे ये पूछा कि आपकी तो नहीं है? कहता नहीं बाबा, यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, इंडियन को, जितने भी फॉरेनर स्टूडेंट हैं सबको मार रहे हैं और बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। फिर रात 2 बजे तक तो हम इसी कश्मकश में रहे कि हालात अभी ठीक हो जाते। तबीयत ठीक है? मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ है। उसको मैंने उसी वक्त ही मना किया था कि आपने बाहर नहीं निकलना, कमरे के अंदर रहना है। वो अपने रूम में कुछ 4 दोस्त हैं इकट्ठे। अभी रात तक का खाना तो मैडम उनके पास था। अभी मैं अब वरी हो रहा हूँ कि अब पिछले 24 घंटों जी मेरा अभी आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले उनसे रब्ता हुआ है। मैंने पूछा, कहते हैं हमारे पास खाने के लिए कुछ ब्रेड वगैरह पड़ी हुई थी, वो हमने खा ली हैं, लेकिन अभी बाहर निकलने के हालात नहीं है। लोकल्स जो है वहाँ पे वो बिल्डिंग्स में छुपे हुए हैं क्योंकि बिल्डिंग्स उनकी अपनी हैं। और ये कोई 2, 4, 10 लोग नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग हैं। बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मुझे लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का आप फैमिली से कोई राब्ता तो नहीं, 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। मेरा बेटा सारी रात और मैं यहाँ से पाकिस्तान से कोशिश करता रहा, लेकिन किसी बंदे ने कोई नंबर अटेंड नहीं किया। हमारे पास जो पाकिस्तानी एम्बेसी किर्गिस्तान का नंबर था वो भी अटेंड नहीं हुआ। वहाँ पे मैडम आप बात कर रहे थे, अभी मैंने आपकी सुनी है कि एम्बेसी क्या राब्ता करेगी। 2-3 बंदे हैं वहाँ पे, एक ब्राय नाम से एम्बेसी है वहाँ पे। कौन सा हमारा को 150 बंदा है कि जो चला जाएगा। 2 दफ़ा जो है हमारे गए हैं वहाँ पे एम्बेसडर और पुलिस चीफ से मिलने के लिए, वो भी मुझे बेबस नज़र आ रहे हैं। कुछ दोस्तों का राब्ता हुआ है वहाँ पे, कुछ मेरे अपने दोस्त हैं जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। ज़रा मेरा बेटा है तो मेरे उन लोगों के साथ अच्छे रिलेशन भी हैं। कुछ दोस्तों की बेटियाँ भी हैं वहाँ पे, हम सबसे ज़्यादा उनके लिए वरी हो रहे हैं, मेरी बेटियाँ। और मैं अपने बेटे के लिए आपके प्रोग्राम में आके नहीं बैठा, मैं उन 10-12 हज़ार स्टूडेंट जो पाकिस्तान के निकलना चाहते हैं वहाँ से। जी सारे के सारे लोग निकलना चाहते हैं। और मैडम तकलीफ वाली बात ये, अभी मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि बाबा वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। वहाँ पे एजेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, उनके अपने जहाज हैं। पैसे किस चीज के लिए मांग रहे हैं? और आपको यहाँ से निकाल देते हैं? जी हम आपको निकाल देते हैं, आप हमें ओवर चार्जिंग के पैसे दें, हम आपको यहाँ से निकाल देते हैं। जबकि अभी तक बिल्डिंग में तो कोई बंदा नहीं गया वहाँ पे, ना कोई पाकिस्तान का बंदा गया, ना उनका कोई सिक्योरिटी का बंदा गया। वो कहीं चौकों में दूर दूर खड़े हुए हैं पुलिस वाले। उनको बिल्कुल इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तानी बच्चे, इंडियन, बांग्लादेशी, कोई भी है वहाँ पे, बस वो फॉरेनर्स को अपने, मुझे ये लगता है कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए खड़े हुए शायद। लेकिन अभी हमारे बच्चों के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसहाक डार साहब को, जो नायब वज़ीर आज़म, उनको कहा है कि उनको खुद जाना चाहिए, वो खुद जाएंगे अब वहाँ पर। मैडम ये बात तो बहुत अच्छी है। कैफ साहब आप बताइएगा, इस वक्त आप लोगों का मुतालबा क्या है? आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत आप लोगों के लिए क्या करे? हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो एज सुन एज पॉसिबल इस ये जो मसला चल रहा है इसको सोल्व करे, ताकि जो हम घर से बाहर निकल सके। हमारे पास तो चलो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास, हमारे फ्लैट पे तो थोड़ा बहुत खाने का सामान पड़ा था, हम तो खा लेंगे। जो बाकी दोस्त हैं मेरे, जो बाकी फ्लैट वाले हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करेंगे? अगर उनके पास अगर खाना खत्म हो जाता है तो वो क्या करेंगे आगे? उसके अलावा जो बात है कि कुछ किर्गिज यहाँ के लोकल जो आदमी हैं, जो औरतें हैं, वो इतनी पर्सनल हुई हैं कि आप अगर उनकी मैगजीन पे सामान लेने जाते हैं तो वो फॉरनर के आपको कुछ खाने पीने के लिए चीजें भी नहीं दे रही। सही है। तो आप भी चाहते हैं कि वापस आ जाएं, या आपको लगता है कि हालात वहां पर ठीक हो जाएंगे?
नहीं मैम, देखें, अगर हालात यहाँ बेहतर हो भी जाते हैं तो हमें ऐसी कंट्री में रहने का कोई शौक ही नहीं है जहाँ जो अच्छा, हमारे हमसे पैसे लें, ठीक है, हमसे टैक्स लें, हमारी की वजह से इनकी इकोनॉमी जो है लेकिन वो ऊपर सिक्योरिटी ग्रो ना करे मिले आप और लोगों बाद को। में हम पे जी सिक्योरिटी ना मिले हमें। बिल्कुल सही। आपका बेटा भी वापस आना चाहता है? जी बिल्कुल, मेरा बेटा वापस आना चाहता है। वो तो अब तो लिटरली रोना शुरू हो गया कि बाबा मैं वापस आना चाह रहा हूँ। और इसी एजेंट तो तरीके बहुत से ज्यादा पैसे मांग रहे होंगे, एजेंट तो मजबूरी ओवर का फायदा चार्जिंग उठा कर रहे रहे हैं। जी होंगे। जी बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको मैडम बताता चलो, ये एजेंट्स हैं, इनके पास अपने जहाज़ हैं, इन्होंने वहाँ से स्टूडेंट से पैसा ले लेके अपने जहाज़ खरीद लिए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स वापस भी आए हैं। जी बहुत सारे स्टूडेंट वापस भी आ रहे हैं। और अब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने टिकट्स करवाई हुई थी, अब इनके फाइनल तो के आप एग्जाम चाहते भी आ हैं रहे कि हैं। अच्छा पढ़ाई वढ़ाई छोड़े और आपका बेटा वापस आ मैडम जाए? बच्चे की जाहिर है, जिंदगी सबसे से ज़्यादा बढ़ के अजीज कुछ नहीं है, पढ़ाई तो होती रहेगी। उसके फ्यूचर के लिए अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बच्चा हमें अजीज़ है। हम चाह रहे हैं कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। पढ़ाई का कोई नहीं, एक साल रह भी जाएगा। और मैं तो वैसे भी वहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो उसकी माइग्रेशन कराऊंगा किसी और कंट्री में। मतलब ये कि आप भी ये कह रहे हैं, वो स्टूडेंट भी, हादी भी ये कह रहे हैं कि हालात ठीक हो भी जाएं तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि आप लोगों के बच्चे वहाँ मैडम पढ़े? ये स्टूडेंट्स ही नहीं चाहते हैं। हालात ठीक होंगे ही नहीं। वहाँ पे लोकल्स को जो अभी कंट्रोल नहीं कर पाए, ये बाद में भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को फिर अपनी जान का खतरा रहेगा। वो कहीं पे पकड़ेंगे, इनको मारेंगे। वो पावर में हैं, हमारे बच्चे पावर में नहीं है। आपका बेटा क्या बताता है कि वहाँ पर एकदम इतना ज़्यादा वायलेंस, इतना तशद्दुद एकदम बढ़ कैसे गया? मैडम हुआ ये कि ये 13 मई को ये इजिप्टियन कोई लड़के और लड़कियां खड़े हुए थे। ये किर्गी जो है लोकल लड़के आए हैं, ये ड्रंक थे पूरे। इन्होंने आकर उनकी लड़कियों को छेड़ना शुरू किया। तो उन्होंने फिर मिस्र के लड़कों ने उनको मारा है, लोकल लड़कों को मारा है। तो उसके बाद उन्होंने वीडियो बना ली है। वीडियो उसी दिन की उन्होंने कहीं इंटरनेट पे डाली हुई है, लेकिन ये कल जाके वायरल हुई है। कल फर्स्ट टाइम में वायरल हुआ है। शाम तक इन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया सब लोगों ने। अब डेफिनेटली उधर का सोशल मीडिया जो है वही लोग यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे तो यूज़ नहीं करते। हमारे बच्चों के साथ अगर कोई है तो वो पाकिस्तान से कनेक्टेड है। इनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब अपने आप को इकट्ठा किया और कब इन पे आके हमला करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो स्टूडेंट्स वापस आना चाहते हैं उनकी मदद करे, और जो डार साहब को भी ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए और उनकी हुकूमत से बात करनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो वापस आना चाहते हैं, उनकी वापसी का हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि बंदोबस्त करे और फैमिलीज़ को ये तसल्ली दें, यकीन दहानी करें कि उनके जो बच्चे हैं वो खैरियत से वापस आएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हुसैन जट साहब मेरे साथ है। कैफ हादी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इमरान खान ने एक बार फिर हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से मुज़ाकरात की जो पेशकश है उसको मुस्तरद किया है। मुस्लिम लीग नून पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफ़र करे या बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्की मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को हाथ मिलाने का मशवरा दें। मगर इमरान खान ने अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराते हुए वाज़े किया है कि फॉर्म 47 वालों से तो कोई बातचीत नहीं होगी। इमरान खान निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की तल कलामी में जो उनके दरमियान बात हुई थी, उनके दरमियान भी जो फॉर्म 45-47 की कहानी का जिक्र हुआ था, उस हवाले से इमरान खान समझते हैं कि ये जो हुकूमत है मौजूदा, ये फॉर्म 47 की है और ये लोग भी जानते हैं। अब बात यह है कि अडयाला जेल में जब भी सहाफ़ियों से बात करते हैं, मुज़ाकरात की जब बात करते हैं, तो उधर से जब इत्तेहादियों की तरफ से हुकूमत की तरफ से बातचीत की जब सवाल होता है तो इमरान खान इनकार करते हैं। लेकिन आज सहाफ़ियों से बात करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। इमरान खान ने कहा है कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क की खातिर आर्मी चीफ को ख़त लिखेंगे और ये कहेंगे कि फ़ौज और आवाम को आमने सामने नहीं आना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, इस पर हमें सोचना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह डंडे से जमहूरियत चलाई जा रही है, ये तो जमहूरियत की तौहीन है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और तमाम वज़ीर आला झूठे निज़ाम के नुमाइंदे हैं। झूठे निज़ाम के जाली नुमाइंदों से अदलिया को धमकाया जा रहा है। इमरान खान के इस ऐलान के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आर्मी चीफ को लिखे जाने वाले ख़त में होगा क्या। पिछले 2 साल में पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, इस पर शिकवे शिकायतें, क्या ये भी इसमें शामिल होगी या सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने का एक रोड मैप होगा, या सिर्फ एजेंडा जो वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ हुआ आज़ाद कश्मीर में, या सिर्फ उस हवाले से बातचीत होगी। ये सब तो हम जानते हैं कि आर्मी चीफ और डीजी ISPR
ये तो पहले ही दो टोक अंदाज में कह चुके हैं कि 9 मई वालों से कोई डील नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। तो फिर बानी पीटीआई किस उम्मीद पर ख़त लिखने जा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। अस्करी क़यादत के साफ इनकार के बाद बर्फ़ पिघलने के इम्कानात पहले ही कम हो चुके हैं, तो क्या इस ख़त से कोई ब्रेक थ्रू हो सकेगा? सवाल उठ रहे हैं कि आइन की बालादस्ती के नारे और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें, क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? पीटीआई के इस खत को बिलावल भुट्टो जरदारी पैर पकड़ने जैसा समझते हैं। बिलावल भुट्टो की तरह राना सनाउल्लाह भी ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटना ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पीटीआई की तो पुरानी आदत है। अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती है तो वो करें बात, हमने कब रोका उनको? उनका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे सियासत में और मुल्क के निज़ाम में, और अपोजिशन को ख़त्म करें इनके साथ मिलकर। वही झगड़ा वो दोबारा आगे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का वाहिद हल बताया जा रहा है, जिसकी पहली सीढ़ी मुज़ाकरात हैं, जिन्हें ऐसा डेडलॉक लग चुका है कि जिसका कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। जूं जूं वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है मुतासिर हो रही है। इंटरनेशनल इदारे भी मौशी बदहाली का इंदिया दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं उनकी अना की तस्कीन नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए स्टेप बैक कौन करेगा, किसे करना चाहिए, किसको माहौल बनाना है, कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, मैं बात करूँगी। मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर रौन अब्बास बप्पी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रौन अब्बास साहब आपका। रौन अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो ज़राए ये ख़बरें दे रहे हैं कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ़ को ख़त लिखना चाहते हैं, जिसमें बज़ाहिर जो वो बात करते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से लिखना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, इस हवाले से वो बात करना चाहते हैं कि फ़ौज और आवाम को आमने सामने नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बात दुरुस्त है कि खान साहब की ये सोच है, वो ख़त लिखना चाहते हैं? जी, मैंने भी आज ही अखबार में पढ़ा और डॉन में आर्टिकल छपा था, और ये मेरे ख्याल कल की गुफ्तगू खान साहब की बहुत लेटेस्ट है, इसलिए ऐसा कोई पार्टी को तो हमें कन्वे नहीं हुआ, लेकिन खान साहब ने ये जेल में कहा, जिसके बाद रात को कुछ लीडरशिप से मेरी बात हुई तो इसको वेरीफाई किया कि खान। लेकिन आप इसका थोड़ा सा अगर थोड़ा पस मंजर देखें तो बड़ा सिंपल सा है। जो कुछ पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 माह के अंदर जब से ये गवर्नमेंट आई है, जो कुछ हुआ है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें फेडरेशन की जो इकाइयाँ हैं वो उनकी अपनी रेपुटेशन एट स्टेक आ गई थी। कश्मीर एक इशू है, अगर आप गौर से देखें तो 2-3 इश्यूज अभी इस वक्त जो जुडिशरी का और एस्टैब्लिशमेंट का जो एक तनाज़ा खड़ा हो रहा है, ये ऐसी चीजें हैं जिससे इदारे कमजोर होंगे। तो खान साहब का इस मामले पे खत लिखना अल्टीमेटली ये ऐसी चीज नहीं है कोई जो कि जी कोई ईगो, यानी कि वो शख्स समझता है कि डिस्पाइट जो कुछ इमरान खान साहब के साथ या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ हुआ है, वो उसको पस मंजर में रख के ये कहना चाह रहे हैं कि आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फॉर द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, कि जो कुछ अब ये हो रहा है इसको कहीं ना कहीं रुकना होगा। पिछले हफ्ते तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे ना आज़ाद कश्मीर में, बाद में चीज़ें सेटल डाउन हो गई वहाँ पे। देखिए, चीजें एडप्ट होती रहेगी ना। अभी मैं आपको बताऊं, ये जो कल या परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद क्लब में 6 लोगों की तरफ से, 6 मुख्तलिफ जमातों के एक शख्स की तरफ से, और फिर उस पर एक किस्म का नैरेटिव, एक जज के खिलाफ बयान, एक ही किस्म का बयानिया, और उसमें फिर एक किस्म की साइड लेना, ये सारी चीजें शो करती हैं कि कहीं ना कुछ सिस्टम में खराब हो रहा है। सो पहले अगर पीटीआई एट फ्रंट थी तो अब जुडिशरी एट फ्रंट आ चुकी है। तो जब जुडिशरी या इवन के एस्टैब्लिशमेंट, ये सारी चीजें अगर इस तरह एक दूसरे को अपना नंबर गेम में आ गई, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो जाएगा। तो खान साहब को जो खत लिखना है वो इस बहुत बड़े कैनवस पे उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि समवेयर दिस हैज टू स्टॉप। जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अब ये जो किसानों वाला इशू है, अब ये बैक बर्नर पे चला गया। 40-34 लाख टन पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई, 10 लाख टन इनके दौर में आई। तहकीक कराने का हमसे वादा किया गया, आज 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, तहकीकाती रिपोर्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि इनके दौर में खुद 10 लाख टन इंपोर्ट हुई थी। अब इस वक्त महकमा खुराक को बंद कर दिया गया है और पंजाब के किसान की नहीं हो रही, लेकिन वो चीज डिस्कस नहीं हो पा रही। सो अब कब तक ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को बैक बर्नर पे डालेंगे और एक नैरेटिव की जंग ले जाएंगे, क्योंकि 9 मई वाली जमात बहुत सारी दहशतगर्द जमात है, क्योंकि 9 मई का लेकिन इस पर आपको जवाब मिल चुका है। डीजी ISPR भी इस पर बात कर चुके हैं, आर्मी चीफ भी बात कर चुके हैं। 9 मई को आप लोग कहते हैं ना कि 9 मई को बुलाकर आगे चलें। 9 मई में जिसने जो किरदार उसका है उसके मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए कैटेगोरिकली। डीजी ISPR भी बात कर चुके हैं, आर्मी चीफ भी।
शाजी भी अर्ज करूं, अगर आप 9 मई के केस में हमें तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी इसमें कोई हमें स्पेस मिलेगी, हम तो दीवार के साथ ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। चाहे 8 फरवरी का इलेक्शन हमने अपनी इस आवाम की ताकत पे जिस तरह भी लड़ा है वो हमने अपनी ताकत के बलबूते पे लड़ा। सो द पॉइंट रिमेंस, हमारे पास तो कोई भी सिचुएशन नहीं, अगर इस वक्त कोई रूम निकालने की जरूरत है, कोई स्पेस निकाल, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। सो खान साहब का इसका इनिशिएटिव इस टाइम पे लेना, डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स के बुश आपा के साथ क्या हो रहा है, खान साहब की अपनी सेहत के हवाले से हमारी रिजर्वेशंस हैं, पीटीआई की लीडरशिप अभी तक सारी जेलों पड़ी है, डिस्पाइट ऑल दीज ऑड्स हम फिर भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं किसी को कदम बढ़ाना पड़ेगा। एंड आई एम ग्लैड कि पीटीआई वो जमात है और खान साहब इन इटसेल्फ तो ये इस खत को अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना, हम ये भी कह सकते हैं इनिशिएटिव खान साहब लें, क्योंकि उधर से तो कैटेगोरिकली एक इनकार ही था कि उधर से कोई बात नहीं हो सकती, अगर बात करनी है तो सियासी जमातों से बात करें, सियासी जमातों से बात आप नहीं करना चाहते हैं, तो इसे ये समझा जाए कि खान साहब खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहते हैं उधर से इनकार के बावजूद खत लिखकर। देखिए, इसमें 2 चीजें, पहली बात है कि हमारी तरफ से कदम बढ़ाना ऑब्वियसली इज अ पॉजिटिव सिग्नल। अब वहां से रिस्पॉन्ड क्या आता है ये ऑब्वियसली उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, डिनाई करते हैं। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी इकॉनमी इतनी स्ट्रगल नहीं कर रही और हर चीज ठीक है और खान के बगैर या इस जमात के बगैर मुल्क सही सिमत में जा रहा है, चलने दें। दूसरा एंगल ये कि आपने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट इनकार, हम एस्टैब्लिशमेंट से फॉर एग्जांपल आपके मुताबिक बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत बड़ा इशू है, इसको कहते हैं प्रिजनर्स डायलेमा। पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी इस वक्त हैं, चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, बाप है, जितनी भी पार्टीज हैं, उन सबको अंदाजा है कि बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है और उनको किसकी इस वक्त बैकिंग हासिल है और वो सारे निकलना भी चाहते हैं क्योंकि अवाम की इट्सल्फ एक हीट उनको फील हो रही है। डर उनको यह है कि कहीं वो हमसे बात करने के लिए आए बगैर उनकी इजाजत के और पीछे से वो बैकिंग हट जाए तो धड़म से गिर ना जाए, और उनको ये भी डर है कि वो लोग बात तो करना चाहते हैं आप लोगों से, नून लीग भी करना चाहती है, बिलावल भुट्टो भी बारहा ये बात कर चुके हैं कि आए आकर मिलकर बात करें। आज 18 मई वाली नून लीग या आज से पहले वाली नून लीग, क्योंकि आज जिस नून लीग ने जन्म लाहौर में लिया मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, वो तो 1990 के चूहे जो है ना वो खोद उखड़ना चाह रहे हैं। मतलब आप देखें उनका माइंडसेट चेक करें, डिस्पाइट के आप पाकिस्तान की क्राइसिस की बात करें, डिस्पाइट पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात की बात करें, यू आर गोइंग टू ड्रैग के 1990 भाई 1990 में पीटीआई तो मौजूद नहीं थी, हम तो 1996 में आए थे, खान साहब पहली दफा हम 2002 में मैंने बने, 2013 में हमारी गवर्नमेंट बनी है। सो हमें अब मूरत इल्जाम, अगर वो 1990 के मूरत इल्जाम किसी को ठहराना चाहते हैं, बी आर गेस्ट, फिर अल्टीमेटली इनको खुद भी फेस करना पड़ेगा क्योंकि जो लोग या जो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं फिर सारी चीजें खराब होंगी। इस माइंडसेट के साथ अगर हम जंग लड़ रहे हैं तो क्या आप समझते हैं कि हम नवाज शरीफ या किसी के साथ जो ये समझ रहे हैं कि जो 2014 में जो हुआ था वो क्या हुआ, वो भाई आपको 1990 में 1-2 दफा आपने और पीपल्स पार्टी ने 1-2 दफा गिराया था, हमारा तो उससे कोई लेना नहीं देना। अगर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट कभी आपके साथ और कभी उनके साथ ही, हमारा उससे क्या लेना देना। ठीक है बप्पी साहब, ये जो इमरान खान साहब खत लिखने की बात करें, अपना पैगाम वाया खत किसके जरिए पहुंचाएंगे, या जो एक ग्रुप बना था वेलविशर ग्रुप जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी, उनका भी नाम था, लोधी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब, वाया उस ग्रुप बात होगी, कैसे बात होगी, कोई कमेटी बनाएंगे, अपनी पार्टी के लोग होंगे, कैसे आर्मी चीफ तक आप लोगों का खत पहुंचेगा? आई एम नॉट रियली श्योर कि उसके TORs क्या होंगे, SOP क्या होगा, लेटर में क्या होगा, कैसे ट्रांसमिट होगा, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, वो पब्लिक के लिए होगा, ऑब्वियसली पब्लिक आय के लिए होगा, हर बंदे को पता होगा, लिखने का तरीका खान साहब को पता है, भिजवाने का तरीका ही नोज इट, सो देयर आर सो मेनी वेज टू सेंड अ लेटर। ऑब्वियसली इसमें ये कोई ऐसा चीज नहीं जो छुपा के ली जाएगी, इट्स अ लॉजिकल लेटर। खुला खत बाहर के किसी पेपर में हमें नजर आएगा, हम बाहर के किसी पेपर में पढ़ेंगे कि ये लिखा है खान साहब ने खत? अगर आप 92 वाले छाप दें या अगर आप अपने फॉर्म में उसको बोल दें, हम आपको दे देंगे, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर तो नाम लेने पे पाबंदी लग जाएगी, इसलिए शायद किसी ना किसी अखबार में मिल ही जाएगा। नाम लेते हैं इमरान खान बानी PTI, मैंने आपका जो तारुफ सुन्नी तहत काउंसिल से थोड़ी करवाया है। तहरीक इंसाफ का जो मेहमान आता है, मैं कहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा मैं कहती हूँ। मैंने मेटाफोरिकली कहा कि अगर किसी चैनल के पास इतनी इखलाक की जरूरत होती है कि वो चीज को प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त मीडिया के ऊपर एक बंदिश है कि जी खान साहब के हवाले से कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं करनी, कोई चीजें दिखानी, इसलिए अल्टीमेटली हमें फिर वो सोर्स ढूंढना पड़ता है जहां से चीजें पब्लिकेशन में जा सके और लोगों तक उसका मैसेज। लेकिन हैरानगी की बात है ना, उस सोर्स से पाकिस्तानी मीडिया, यही मीडिया उठाता है। अब अगर गार्डियन में छप जाएगा, वही हम लोगों ने उठाना है और वही डिस्कस करना है हम लोगों ने।
कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े एक ही बात है। आप अगर फॉर एग्जांपल आपको लेटर दे दिया जाए तो आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आज से 10 दिन पहले आप लोगों पे बंदी लगाएगी, आप खान साहब की मीडिया रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। सो फिर अल्टीमेटली देखें, अब इंफॉर्मेशन ने तो अपना रास्ता ढूंढना है, वो तो पानी है, वो कहीं ना कहीं से तो घूम के आ ही जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी अवाम को और मीडिया को ऑटोमेटिक कहीं से पता चल जाएगा। हैविंग सेड दैट, पॉइंट इज नॉट कि वो कैसे ट्रांसमिट होगा, पॉइंट इज कि वो क्या होगा, उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, वेदर इट बी अ पॉजिटिव सिग्नल, क्या होंगे, हम कुछ स्टेप बैक कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड आ रहे हैं। मतलब एट द एंड ऑफ द, अगर हम इस नहज तक जा रहे हैं जिसको सबसे ज्यादा ब्लंट इस वक्त ये हीट फील हो रही है, तो जो इस वक्त इक्तदार के मजे ले रहे हैं, क्या उनको पाकिस्तान की तकलीफ नजर नहीं आ रही? कल अली अमीन गंडापुर की स्पीच जो थी, आई मीन वेरी फ्रैंकली फॉरगेट इट फॉर अ व्हाइल कि वो पीटीआई का केपीके का सीएम है, एट द एंड ऑफ द डे वो एक सूबे को रिप्रेजेंट करता है जिसमें तनख्वाह देने के लोगों के पास एम्प्लॉइज के लिए पैसे कोई नहीं बचे। एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त वो वाहिद सूबा है जो पंजाब से गंदम मंगवा के वहां पे 3900 में गंदम परचेज कर रहा है 3 लाख टन। ये सारी चीजें सबको देखनी पड़ेंगी। अगर ये फेडरेशन की इकाइयां अगर डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, बहुत शुक्रिया, डिस्टर्ब हो रहा है, जीबी में इशू है, शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब मेरे साथ थे। शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत पहले ही बंद गली में है, ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान महाजराई जहां तलखियां बढ़ा रही है, वहीं पर पाकिस्तान को बतौर फेडरेशन भी कमज़ोर कर रही है। जब से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बने हैं, उनके लबो लहजे में वफाक के लिए हमने बड़ी सख्ती देखी है। वो सूबे के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले भी, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए, तो अब उनका लहजा और सख्त हो गया है। अली अमीन गंडापुर का ये मुतालबा है कि वफाक ने बिजली की मद में 1510 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को देने हैं। केपीके के बिजली के लाइन लॉसेस 100 अरब रुपए के हैं, तो वफाक के पैसे काटे और बाकी सूबे को दे। मगर मेरे लोगों को ना चोर कहें ना लोड शेडिंग यहाँ पर की जाए। मुतालबात पूरे करने के लिए वज़ीर आला ने वफाक को 15 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है। इससे पहले कि केपीके हुकूमत के मुतालबात पर वफाकी हुकूमत सर जोड़कर बैठती, इस बयानबाजी का कोई हल निकलता, इससे पहले ही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अदालत से हमने देखा, वहाँ से भी बुलावा आ गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 2016 में दर्ज होने वाला असलहा और शराब बरामदगी केस इसमें 20 मई को ज़ाती हैसियत में बुला लिया है। इसे इत्तफाक कहें या अली अमीन गंडापुर साहब पर प्रेशर कहें, लेकिन हुकूमती वज़रा के बयानात से यही तासुर मिल रहा है कि वफाक भी अली अमीन गंडापुर को टफ टाइम देने के मिशन पर है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह जहां ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं, उन्होंने करना कुछ नहीं है। केपी हुकूमत वही करेगी जो वफाक चाहेगा। वहीं पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने यह वार्निंग दी है कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो एक्शन होगा। अताउल्लाह तारड़ ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गंदम, बिजली और फंड्स को लेकर मुसलसल झूठ बोल रही है ताकि जो सियासी आगे इसको और भड़काया जाए। वफाक के साथ वफाक के नुमाइंदे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी सूबाई हुकूमत के निशाने पर हैं। पिछले चंद दिन से गवर्नर और वज़ीर आला के एक दूसरे के खिलाफ बयानात खबरों में हैं। कई गवर्नर राज ना लगने की तसल्लियाँ हैं, एक दूसरे को धमकियाँ दी जा रही हैं। अवामी मसाइल ऐसे में इग्नोर हो रहे हैं। मैं बात करूँगी तैमूर सलीम झगड़ा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम साहब आपका। हम देख रहे हैं जब से अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला बने हैं, उनके लहजे में भी सख्ती देखी है। एक तरफ वो मिलते भी हैं, दूसरी तरफ फिर पार्टी के अंदर ये भी सवालात भी उठते हैं कि खान साहब खुश भी नहीं होते हैं जिस तरीके से उनकी प्राइम मिनिस्टर के तस्वीर सामने आती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनका लबो लहजा भी बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ये इतनी सख्ती पे क्यों उतरे हुए हैं केपीके के चीफ मिनिस्टर? मेरे ख्याल में इसलिए कि सिर्फ अभी नहीं, लेकिन जब से PDM-1 की हुकूमत आई है, जितनी भी बातें वफाकी हुकूमत ने की है, एक भी कोई चीज़ जो है वो वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दी। अली खान को शायद अभी पता चल गया, लेकिन ये उसी वक्त 2022 में मैंने देखा था जब बार बार शहबाज शरीफ से, मिफ्ता इस्माइल से, इसाक डार से मुलाकात पे मुलाकात, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा को तो छोड़ें। मुझे याद है कि दिसंबर 22 में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने
खालिद खुर्शीद साहब ने, जो जीबी के चीफ मिनिस्टर थे, और एजेके के प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, अब मुझे याद नहीं, मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि फाटा, बलोचिस्तान, एजेके और जीबी के फंड्स वफाक रोक रहा था, क्योंकि उनको आईएमएफ को बेहतर नंबर दिखाने थे और अपने लॉसेस छुपाने के लिए कर रहा था। आज़ाद कश्मीर में तो आपने उसका नतीजा देख लिया। अब मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए कि वफाक की जिम्मेदारी क्या है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ लोगों ने हुआ, जिस तरीके से उनके मुतालिबात माने गए, क्या आप लोग भी वैसा करना चाहते हैं? केपीके के अवाम भी वैसा करना चाहते हैं? देखिए, आपने बीच में रोक दिया ना जी। देखिए, केपीके के अवाम को पीटीआई नहीं लीड करेगी, लेकिन एक बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं हर जगह ऐसे आएगा जब आप प्रॉब्लम्स को आंखें बंद करते हैं। मैं किसी को नहीं लीड कर रहा, ना मेरे ख्याल में अली खान ने किसी को लीड कर, ना आप तो उनको क्रेडिट दे दे कि वो बार बार वफाकी हुकूमत के पास गए हैं, शहबाज शरीफ के पास गए हैं, मोहसिन नकवी को वेलकम किया है। एक दिन की डेडलाइन देने के बाद भी उन्होंने पेस्को पे एक्शन लिया नहीं। लेकिन अब मुझे ये बता दें कि वफाकी हुकूमत ने कौन सी चीज़ मांगी है। ये तो मैं 2022 में कह रहा था कि NHP के ड्यूज हैं। अच्छा, ये 1500 अरब तो छोड़ें, 90 अरब तो हमारे जो एक तयशुदा फार्मूला है NHP का, जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 2016 पे इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा को 30-35 अरब रुपए साल के मिल रहे थे, उस पे 3 साल में PTI की गवर्नमेंट में 110 अरब रुपए आए, पिछले 2 साल में 9 अरब रुपए आए हैं। तो ये 70-75 अरब रुपए का लॉस तो ये है। 90 तो जवाब क्या मिलता है? फंड्स की कमी है, मैशियत हमारी जाहिर है अच्छी हालत में नहीं है, जवाब क्या मिलता है? देखिए, जब मेरा टाइम था 1-2 बार जवाब मिल गया, अच्छा जी हम इस पे काम करते हैं। अच्छा, तो बीइंग मेंबर्स ऑफ द फेडरेशन हमने कहा ठीक है काम करते हैं, कभी उसका जवाब नहीं आता। अब ये जो हम देख रहे हैं कि गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी के साथ भी, उनके साथ क्या मसाइल हैं? वो कुंडी साहब इनको धमकियां लगा रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब उनको धमकियां लगा रहे हैं। अब गवर्नर का जो एक ओहदा, एक आईनी, एक अलामती ओहदा है, तो उनके साथ क्या मसाइल हैं गंडापुर साहब के? मुझे हैरत हो रही है, हम बार बार खैबर पख्तूनख्वा के मसलों के बजाय मसाले पे बात कर रहे हैं। यही तो मैं करना चाहती हूँ, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम क्यों ऐसी उलझनों में उलझे हुए हैं, बजाय इसके कि अवाम के मसाइल पर बात हो। आप लोग भी उस पर करें, गंडापुर साहब भी करें, हम ये लड़ाई झगड़े की बातें रोज क्यों सुनते हैं? अगर आप इफ यू शाइन द स्पॉटलाइट ऑन द इश्यूज, तो फिर हमें बात करनी चाहिए थी फाटा के बजट पे, हमें बात करनी चाहिए थी ये NHP पे, तो फिर वफाक पे भी कुछ प्रेशर पड़ता ना। याद रखें कि छोटे सूबों का इस्लामाबाद में या हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी कम आवाज़ उठती है कि एक्चुअली आई थिंक इट्स अ शेम। आपने जो बात की उसका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल में ये सारी जो है ना, ये नतीजा इसी का है। मैं जो है वो कोई अल्फाज को जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये नतीजा इसी का है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। उसका फिर मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ तरीके से रिएक्शन आता है। एक मेरे ख्याल में ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि DI खान की पॉलिटिक्स शायद गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस के दरमियान प्ले कर रही है। मेरा जो है अपने सूबे के लिहाज से 2 जो है वो सजेशंस हैं दोनों को, गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को जी। एक तो ये कि अल्टीमेटली सूबे के मसलों पे खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में सबको साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये वफाक के सूबे के साथ मसले। दूसरी बात ये, गवर्नर साहब को, आप वफाक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप ही कुछ ले आए तो हम गलत साबित हो जाएंगे और ये फिर जो है वो बात गलत लगेगी। ये 1500 अरब की जो बात हो रही है, 100 अरब ले आए, चले 50 अरब ले आए। आपको ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए ना कि उससे पहले अली खान लंच पे आए या आप लोग लंच करें या नहीं, क्योंकि सूबे की हुकूमत का काम सूबे में गवर्नेंस करना है, वो अली खान की गवर्नमेंट का काम है। गवर्नर का काम वफाक का रिप्रेजेंटेटिव होना है। तो अगर वो अली अमीन गंडापुर की बात नहीं सुन रहे
तो फैसल कुंडी की बात सुन लें, वो इसमें आ जाए। इस बार आप नहीं समझते कि केपीके के जो मसाइल हैं उस पर एक मौसर आवाज़, जो एक मौलाना साहब का भी ज़ाहिर है एक बड़ा वोट बैंक है केपीके में, इस बार तो उनकी भी आवाज़ आप लोगों के साथ शामिल है, चाहे वो धांधी को लेकर हो, चाहे मसाइल को लेकर हो, चाहे इस हुकूमत पर, मौजूदा हुकूमत पर तनकीद हो। तो इस बार तो केपीके के जो मसाइल हैं उस पर तो बात मौलाना साहब भी कर रहे हैं, मौलाना साहब की एक आवाज़ आप लोगों के साथ शामिल हो रही है, तो इससे आपको नहीं लगता कि वफाक पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा? देखिए, वफाक पे प्रेशर तो बेइंतहा है, लेकिन वो प्रेशर शुरू होता है कि 17 सीटों से जो हुकूमत बनेगी उस पे प्रेशर ही होगा। इस मसले को जड़ से सॉल्व करते हैं, और जड़ से सॉल्व करने के लिए दो बातें हैं। ये मैंडेट जो दिया गया है, इट इज टू फ्रेश के लोग इसको भूल जाएं। अब जो भी हुआ है, इतनी जुर्रत वफाकी हुकूमत को दिखानी पड़ेगी कि इसका ऑडिट हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसानुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।